हेलो एवरीवन। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन का रोल ये है कि किसी भी एग्जाम में आप देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस बनते हैं। बट इस वीडियो में हम इसको कंसाइज करेंगे कि एक लिमिट में। लिमिट क्या होगी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो हमें वहाँ पे दो चीज़ें पढ़नी होती हैं। फर्स्ट इज पॉलिटी और सेकेंड इज अगर हम लॉ एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं तो लॉ। तो हम जो कवर करेंगे वो हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बट इसके साथ साथ हम पॉलिटी को भी इसमें मिक्स करके पढ़ेंगे। तो इससे बेनिफिट ये है कि जो क्वेश्चन पॉलिटी के बनते हैं वो क्वेश्चन साथ ही साथ कवर होते रहेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो भी हमारा साथ हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम डिफरेंस की बात करें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब सीधा सीधा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से तो सीधा हो गया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, मतलब 1 से लेकर के 395 हमारे जितने आर्टिकल हैं हमें वो पता होने चाहिए, बेसिक्स जो भी हैं। लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें केस लॉज को देखना है। केस लॉज के साथ साथ अगर जो भी बेसिक अमेंडमेंट हैं हमें वो अमेंडमेंट देखने हैं। अमेंडमेंट के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि ये अमेंडमेंट क्यों हुए, उसके पीछे के जो रीजंस हैं वो हमें केस लॉज से मिलते हैं, हमें उसको भी कवर करना है। तो पूरा का पूरा जो हमारा मोटिव रहेगा पढ़ने का वो ये रहेगा कि पॉलिटी को तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ लॉ भी करेंगे। तो ये वीडियो जो है वो मेनली अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लॉ एग्जाम्स के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे भी ये आपके हेल्प में आ जाएगा, या फिर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो या एसएससी दे रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हो तो वहाँ के लिए ये हेल्पफुल है। फिर मीडियम की बात करें, किस मीडियम में हम पढ़ेंगे, तो मीडियम हमारा इंग्लिश होगा, बट कन्वर्सेशन में वो बाइलिंगुअल होगा। तो नोट्स जो भी हम बनाएंगे वो हम इंग्लिश को कंसीडर करके बनाएंगे, बट जो हमारी लैंग्वेज होगी वो हम ऐसा कवर करेंगे कि दोनों काम आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो सीधा सीधा आइडिया आता है कि हमें यहाँ पे आर्टिकल्स पढ़ने हैं। तो आर्टिकल्स साथ ही साथ हमें इसमें जो भी हमारे शेड्यूल्स हैं उन्हें देखना है, पार्ट्स में डिवाइड है तो वो देखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब 1950 में ये बन के तैयार हुआ तो उस टाइम के कॉन्स्टिट्यूशन में और आज के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज हो चुकी हैं, और उस चेंज का रीज़न भी यही है कि हमारे पास अमेंडमेंट की प्रोविजंस दिए गए हैं, क्योंकि हम अमेंड कर सकते हैं। तो जब भी किसी चीज़ की नेसेसिटी होती है उस अकॉर्डिंग हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली 1950 में आ गया। इसकी अगर हम बात करें तो ये बहुत एंशिएंट में चला जाता है। अप्रॉक्स अगर हम देखें इसकी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसकी जो प्रोसेस स्टार्ट हुई एक तरीके से वो 1600 एडी से स्टार्ट हुआ, 1600 एडी से स्टार्ट होगी कॉन्स्टिट्यूशन की बनने की प्रोसेस। बट डायरेक्टली वो कॉन्स्टिट्यूशन बन के नहीं आया, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती गई। अब इस डेट को अगर लेने के पीछे का पर्पज ये है कि 1600 से पहले हमारे पास ब्रिटिश रूल नहीं था। तो क्या ऐसा नहीं कि इंडिया में रूल्स नहीं चलते थे, बट अगर अगर जहाँ पे हिंदू किंग थे वहाँ पे वो हिंदू जो वेद थे या उपनिषद थे उनके अकॉर्डिंग उनके रूल्स चलते थे। बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन से हमें एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क मिला जिससे कि हम अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम बना के रखते हैं। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम देखें कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो जो स्टार्टिंग है वो 1600 एडी से ही कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई। बट जो एक्चुअल वर्क जो इसमें दिखा, जो सामने से आया, वो 1935 के बाद से हमें चीज़ें एकदम क्लियरली दिखने लगी। फिर 1947 के बाद से ये चीज़ें और क्लियर हो गई, और 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन ही बना लिया। तो ये हमारा था एक ब्रीफ हिस्ट्री। बट अगर हम बात करें कि ये जब हम 1600 से स्टार्ट करते हैं तो क्या वो ज़रूरी है कि 1600 से पहले कि वो चीज़ें तुरंत हमें आ गई, तो ऐसा नहीं था। 1600 के बाद से चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती गई, लाइक कि बहुत सारे चार्टर एक्ट आए। चार्टर एक्ट के बाद लाइक 1773 का चार्टर एक्ट आया, फिर 1858 के बीच में आए, ऐसे पूरा चैन चलता था, हर चेन में चीज़ों को थोड़ा सा सुधारा जाता था। बट इस टाइम पे इंडिया डेमोक्रेट कंट्री नहीं था, ना ही ये इंडिपेंडेंट था। तो जो भी रूल्स बनते थे वो जैसे कि ब्रिटिशर्स हैं वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनाते थे। बट आज के टाइम पे जो रूल्स हमें मिलते हैं वो हम अपने अकॉर्डिंग, मतलब कि एज अ रूल्स के, मतलब आज एज अ सिटीजन के अकॉर्डिंग या पर्सन के अकॉर्डिंग हमें वो चीज़ें मिलती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो कोई एक दिन का वर्क नहीं है, वो अगर हम देखें तो उसकी स्टार्टिंग जो है वो 1600 से है। अब अगर हम लोग चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो हम सबसे पहले चलेंगे हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में।
तो टॉपिक है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके, नाउ हिस्टोरिकल इस टॉपिक को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का बस सिंपल सा मतलब है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लिखने को, हर चीज़ को आप बोर्ड पे लिख करके, प्लेन से वाइट बोर्ड पे लिख करके नहीं बताया। तो पहले कुछ चीज़ों को हम इस टॉपिक को इस बोर्ड पे करेंगे, इसके बाद से बाकी चीज़ों को हम वाइट बोर्ड पे कर लेंगे। क्योंकि जब भी हम इसको पढ़ेंगे तो हमें मेनली क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दो पार्ट को पढ़ना है। एक तो हमें फंडामेंटल राइट पढ़ना है, ऐसे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, बट अगर हम लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो फंडामेंटल राइट का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम बाकी एग्जाम्स की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें फंडामेंटल राइट में आपको आर्टिकल्स सिर्फ पता है या थोड़ा बहुत भी डिटेल पता है तो काम चल जाएगा, बट अगर हम लॉ एग्जाम्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ केस लॉज इसमें बहुत सारे मिलेंगे, तो हम सब कुछ साथ में कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो हमें मिलता है ब्रिटिश एडवेंट और एक हमें फिर मिलेगा इंडियन एडवेंट। तो ब्रिटिश एडवेंट की अगर हम बात करें तो ये 1600 से स्टार्ट होकर के 1947 तक जाता है। वहीं इंडियन एडवेंट की बात करें तो 1947 से लेकर के अभी जो भी चल रहा है 2023 आगे, वो पूरा इंडियन एडवेंट से कॉन्स्टिट्यूशन बना या अभी भी बन ही रहा है। ब्रिटिश एडवेंट की अगर बात करें तो इसमें दो तरीके के प्रोविजंस आते हैं। पहला आता है कि दो टाइम आया, एक तो टाइम था जब वहाँ पे कंपनी का रूल चल रहा था, तो एक तो हो गया कंपनी का रूल, और एक आता है क्वीन का या क्वीन रूल आ जाता है। तो क्वीन का रूल और कंपनी रूल ये दो पार्ट में डिवाइड है। कंपनी रूल की अगर हम बात करें तो वो 1773 से 1858 तक चला, क्योंकि 1857 में हमारी क्रांति हो गई थी, रेवोल्यूशन हो गया था, उसके बाद से काफ़ी कुछ चेंज हो गया। उसी के बाद से जो ट्रांसफर जो हमारा पावर थी वो क्वीन के पास चली गई, मीन्स कि ब्रिटिश कंट्रोल को डायरेक्ट मिल गया। तो ये हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। वहीं अगर हम क्वीन की बात करेंगे तो ये हमारा 1858 से लेकर के 1947 तक ये पूरा क्वीन के टाइम पे चला। तो ये हमें दो चीज़ें पढ़नी हैं, बट पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्रिटिश एडवेंट में कि कंपनी का जो रेगुलेशन था वो कैसे स्टार्ट हुआ। अब मेनली क्या है ना कि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है, इसमें बहुत सारे आपको चार्टर एक्ट मिलेंगे, तो हम चार्टर एक्ट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को कवर करेंगे। चार्टर एक्ट को आप सीधा सा समझ लो कि जैसे अपने यहाँ कोई एक्ट आता है और उस एक्ट को हम फिर क्या करते हैं, एक अमेंड करके जैसा टाइम बीता हमें जो चीज़ें नहीं समझ में आई उसके अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर देते हैं। तो सेम लाइक दैट हमारा चार्टर एक्ट था। तो चार्टर में क्या था कि इन्हें जो ब्रिटिश थे उन्हें कुछ चीज़ें पावर लेनी होती थी या कुछ चीज़ों को सैंक्शन लगाना होता था, इस टाइप की चीज़ों को करने के लिए उन्होंने चार्टर लेकर के आते थे। अब अगर हम जब भी बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये सोर्स है ऑफ ऑल पावर, जितनी भी पावर है इसका ये सुप्रीम सोर्स है। और मेनली अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो ये सीधा सीधा किसे कहता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया मीन्स हम भारत के लोग जो है वो इसके सुप्रीम सोर्स में आ जाता है। मेनली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो अपने आप में एक सोर्स है ऑल पावर का, और उसे जो पावर मिलती है वो वी द पीपुल ऑफ इंडिया से मिलती है, हमें मिलती है। अब अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो 1600 से लेकर के जो 1858 1858 तक का जो डेवलपमेंट हुआ, इसकी अगर हम बात करें कि ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ वो था रॉयल फरमान आया। तो जब जहांगीर का टाइम था तभी ये रॉयल फरमान आया गया था। तो ये 1608 के टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे रॉयल फरमान आया। इसमें क्या हुआ, इस फरमान को जहांगीर ने दिया था, जहांगीर ने दिया, और इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने की मोनोपोली दी। तो सबसे पहले की बात करें तो रॉयल फरमान मिला, उससे वो ट्रेड कर सकते थे इंडिया में आकर के। मेनली क्या था कि जब कंपनी जाए तो उनके पास ये था कि वो सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए थे, उनका कोई पर्पज नहीं था, बट वो चीज़ें धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट करते करते वो हम पे रूल मेकिंग करने लगे। तो जो हमें सबसे पहली चीज़ें मिली वो कंपनी के रूल में
यहाँ पे इसको हम कंपनी रूल भी कहते हैं। तो कंपनी रूल हमारा स्टार्ट हो गया। पहले रॉयल फरमान मिला, इसके बाद से वो अपना ट्रेडिंग करने लगे, ट्रेडिंग करने के साथ साथ गवर्नमेंट को टैक्स देना, सब कुछ अपना इस अकॉर्डिंग वो करने लगे। फिर इन्होंने क्या किया, चार्टर एक्ट लाए 1726 का। अब पहले तो ये बिजनेस करते गए, अब बिजनेस करते करते चीज़ें इनके कंट्रोल में जब हुई तो इन्होंने एक चार्टर एक्ट लेके आए 1726 का। इसमें क्या हुआ, इन्होंने कुछ कोर्ट इस्टेब्लिश की। तो कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया, और कहाँ कहाँ पे वो कोर्ट इस्टेब्लिश हुई, तो एक कोर्ट इस्टेब्लिश हुई बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। इन्होंने 3 जगह पे ये 3 जगह पे कोर्ट इस्टेब्लिश की गई, और ये एक मेयर कोर्ट थी। तो इन्होंने चार्टर एक्ट 1726 के टाइम पे इसको किया। अब ये जो चार्टर एक्ट था उस टाइम पे शाह आलम का टाइम था, तो शाह आलम ने इन्हें ये चार्टर एक्ट में परमिशन दी कि आप ये चीज़ें बना सकते हैं। मेनली ये बैटल ऑफ प्लासी अगर हम देखेंगे तो उसके बाद का ही है। फिर अगर आते हैं, फिर अब यहाँ से क्या होता है कि कंपनी का जो रूल है वो चेंज होता है। फिर उसके बाद इन्होंने 1765 में ऑब्टेन किए दीवानी राइट। तो 1765 में इन्होंने दीवानी राइट को ऑब्टेन किया। मेनली क्या होता है, ये सिविल जुरिडिक्शन था। और ये जो दीवानी राइट इनको मिले वो थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए। तो ये 1765 का था। अब इस 1765 के बाद से ये लगातार कुछ चार्टर एक्ट को लेके आते गए, और उस चार्टर एक्ट के बाद से अपनी चीज़ों को बेनिफिट में करते गए। अब इसके बाद से रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब अगर हम एक्ट की बात करें तो ये पहला ऐसा एक्ट था जिसने एक लार्ज स्केल पे थोड़ी जो पावर्स थी वो ब्रिटिश को कंट्रोल में दिया। तो मेनली इस एक्ट को लाया किस लिए गया था, तो इट कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ पे, इंडिया में। तो ये इंडिया में अपने अफेयर्स को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए ले करके आए थे। इसी एक्ट से इन्होंने क्या किया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, गवर्नर ऑफ बंगाल, इसको इन्होंने चेंज करके कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब इस को चेंज करने का बेनिफिट क्या था, कि पहले क्या था कि जैसे बहुत से प्रोविंस थे वहां पे अलग अलग गवर्नर थे, बट इन्होंने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। मीन्स कि जितने भी, जैसे कि ये मान लो 4 प्रोविंस हैं ये, तो इसमें भी क्या किया कि इसको हेड कर दिया कि अब ये लोग डायरेक्टली इनको रिपोर्ट करेंगे, तो गवर्नर जनरल बना दिया। तो ठीक है, तो जी बी मीन्स गवर्नर ऑफ बंगाल को GGB कर दिया गया। तो ये शॉर्ट फॉर्म है जो कि हम यूज करेंगे। फिर जब गवर्नर जनरल को बनाया गया तो इसी के साथ इन्होंने क्या किया, एक काउंसिल बनाई। तो काउंसिल बनाया गया, काउंसिल ऑफ 4 मेंबर की एक काउंसिल बनाई गई, और ये एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो कि चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए की जाती है। तो साथ ही साथ 4 मेंबर की एक काउंसिल बनाई गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जब बनाया गया। और पहली अगर हम बात करें पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो ऑब्वियसली सी बात करें तो ये था वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। और ये कहा गया कि जो बॉम्बे में भी गवर्नर थे, बॉम्बे और मद्रास में जो गवर्नमेंट थी वो इस गवर्नर जनरल GGB के कंट्रोल में रहेंगे, मीन सबऑर्डिनेट रहेंगे। ये जो है वो सबऑर्डिनेट रहेंगे। तो ये थे हमारे, जो पहला एक्ट आया उससे ये सारी चीज़ें आई। फिर 1773 के बाद से ही 1774 में, यहाँ पे 1773, अब 1774 में इन्होंने क्या किया, इस्टेब्लिश किया सुप्रीम कोर्ट।
कहाँ पे? कलकत्ता में। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया और ये सुप्रीम कोर्ट फोर्ट विलियम्स में था। अब इस जो सुप्रीम कोर्ट थी इसका कॉम्पोजिशन क्या था? 1+3, मतलब एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेज रहेंगे। तो 1+3 जजेज का ये सुप्रीम कोर्ट था। अब इसमें अगर बात करें पहले इसके चीफ जस्टिस, तो फर्स्ट जो सीजे थे वो थे सर इलीजा इम्पे। तो ये सर इलीजा इम्पे ये पहले चीफ जस्टिस थे। तो ये वर्ड मार्क करके रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछते भी हैं। फिर इसके बाद से अगला जो एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट था, वो था 1784 का। तो 1784 का एक्ट आया, इसको पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसमें क्या हुआ, इस एक्ट को क्यों लाया गया? तो मेनली अगर आप जितने भी एक्ट पढ़ोगे उसमें सीधी सीधी चीजें मिलेंगी कि जो भी पुराने एक्ट में जो भी डिफेक्ट थे, अब जैसे कोई भी चीज़ें आती है, कोई भी लॉ बनता है, तो उसमें जब वो इम्प्लीमेंट होता है तो उसके बाद हमें पता चलता है कि इसमें ये डिफेक्ट है, या ये इस पॉइंट पे गलत है, या इस पॉइंट पे इससे और बेनिफिशियल होना चाहिए। तो जो भी डिफेक्ट्स थे उसी डिफेक्ट्स को करेक्ट करने के लिए बहुत सारे एक्ट्स को चेंज कर करके लाया गया। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसको मेनली किस लिए ला के आया गया? इसको रेक्टिफाई करने के लिए लाया गया। जो 1773 में जो डिफेक्ट्स थे एक्ट में, उसको करेक्ट करने के लिए लाके आया गया, या रेक्टिफाई करने के लिए लाया गया। इसी एक्ट को, पिट्स इंडिया एक्ट को, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी इसी एक्ट को कहते हैं। मेनली इसको पूछते भी हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे कहते हैं। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। अब जब ये एक्ट आया तो उस समय जो ब्रिटिश पीएम थे वो थे विलियम पिट। तो विलियम पिट के नाम पे इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। मेनली अगर आप जब भी देखोगे कि मॉडल मिंटो रिफॉर्म या इस टाइप के जब भी पढ़ोगे, तो उसमें क्या होता है कि मेनली उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो नाम चूज कर लेते हैं। अब इस एक्ट में हुआ क्या? तो इस एक्ट में सबसे पहले डिफ्रेंशिएट किया गया या डिस्टिंग्विश किया गया कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को। तो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन जो भी थे उसको पहली बार डिस्टिंग्विश किया गया। साथ ही साथ कि कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो कॉमर्शियल हैं, साथ ही साथ ऐसे कौन से फंक्शन हैं जो पॉलिटिकल हैं, उसको अलग अलग किया गया। साथ ही साथ एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश किया गया। तो क्या इस्टेब्लिश किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। और ये स्टार्ट हो जाता है डबल गवर्नमेंट के फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ डबल। तो जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था ये पहली बार यहीं पे स्टार्ट हुआ था 1784 में। ये दो गवर्नमेंट का मतलब कि जैसे कोई प्रोविंस है वहाँ की अलग गवर्नमेंट, और जो ऑल इंडिया जैसे इस समय क्या है कि स्टेट की अलग गवर्नमेंट और इंडिया की अलग गवर्नमेंट। तो इसी तरीके से इन्होंने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को स्टार्ट किया। फिर अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इस एक्ट से जो भी कंपनी के टेरिटरी थी इंडिया में उसको ब्रिटिश पोजीशन में कहा गया कि ब्रिटिश पोजीशन में है ये। तो ये चीज़ें ब्रिटिश में। अब जैसे सीधा सीधा कि जब इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को, वहीं पे ये हो गया कि ये जो कंपनी जो भी जगह को एक्वायर करके, मान लो इंडिया में इस प्लेस को एक्वायर किया, तो वो कहा गया कि ये जो जगह है वो ब्रिटिश पोजीशन है जो कि इंडिया में है। तो इसको ब्रिटिश पोजीशन में डाला गया। और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी इन्होंने क्या किया? सुप्रीम कंट्रोल दिया। सुप्रीम कंट्रोल। अब ये सुप्रीम कंट्रोल दिया गया ओवर कंपनी अफेयर, कंपनी के अफेयर पे। तो कंपनी के जो अफेयर्स थे उस पर इन्हें सुप्रीम कंट्रोल मिला और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी मिल गया। तो एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? अपना
हाथ लगाना शुरू कर दिया था उसी टाइम से। नो, अब इसके बाद से इस एक्ट को जैसे चलता रहा वैसे चला। अब इसके बाद से जो हमें नया एक्ट, नया रेगुलेशन एक्ट, चार्टर एक्ट पढ़ना है वो है 1813। अब 1813 में फिर चार्टर एक्ट आए, तो चार्टर एक्ट 1813 का आया। अब इसमें भी क्या हुआ, इस एक्ट को भी इसीलिए लाया गया ताकि जो चेंजेज हैं उसको किया जाए। बट ये एक्ट थोड़ा सा इंडिया के पर्सनल उसके लिए बेनिफिशियल था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि जो इंडियन एजुकेशन थी, वर्नाकुलर एजुकेशन थी, उसको रोक दिया गया था और इंग्लिश एजुकेशन को स्टार्ट कर दिया गया था। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हुआ, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1 लाख 1 लाख रुपीज का अमाउंट रखा गया। और साथ ही साथ जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उसको अलाउ कर दिया गया कि आप अपने जो रिलीजन है उसको स्प्रेड करो, लोगों को आके बताओ उसके बारे में। तो ये जो 1813 का चार्टर एक्ट है, वहाँ से हमें एजुकेशन को प्रमोशन के लिए 1 लाख रुपए का, ठीक है, 1 लाख का अमाउंट मिला था। फिर अगर इसके बाद देखें तो 18 में भी क्या होता था कि जो एक्ट होते थे वो 20-20 साल पे वो चेंज करते रहते थे। बट कहीं पे अगर नेसेसिटी होती थी, अचानक से कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो वहाँ पे वो बीच में भी उसे चेंज कर देते थे। फिर अगला जो एक्ट आया वो था 1833 का, फिर चार्टर एक्ट 1833। तो 1833 का चार्टर एक्ट आया। अब ये क्या था, ये एक फाइनल स्टेप था टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन इंडिया। तो इस एक्ट से जो ब्रिटिश इंडिया थी उसको इंडिया में सेंट्रलाइज कर दिया गया। इंडिया में सेंट्रलाइज, तो इंडिया में इसको सेंट्रलाइज मतलब कि ये पूरा इंडिया है, तो ये पूरे इंडिया का कंट्रोल एक तरीके से ब्रिटिश इंडिया अपने हाथ में लेना स्टेप स्टार्ट कर दी। तो ये एक फाइनल स्टेप था, क्योंकि पहले से भी चीज़ें चल रही थी। तो उसके बाद से ये एक फाइनल स्टेप था जिसमें क्या हुआ कि सेंट्रलाइजेशन ब्रिटिश इंडिया का इसमें दिया गया। साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल ऑफ वेस्ट बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो ऑब्वियसली पहले वो एक प्रोविंस में थे, अब वो जब सेंट्रल लेवल पे पूरा का पूरा एक्वायर किए तो उन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल जो भी वेस्ट बंगाल थे, बंगाल के थे, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। और साथ ही साथ जब इन्हें बनाया तो ऑल मिलिट्री एंड सिविल पावर गिवन टू, तो जो भी गवर्नर जनरल जिसे बनाया गया उसे क्या किया गया कि मिलिट्री की और सिविल पावर्स जो थी उससे कंट्रोल करने के लिए पूरी पावर्स दे दी गई। अब सबसे पहले अगर बात करें तो गवर्नर जनरल इसमें कौन बना, इंडिया का कौन बना, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। फिर इसके बाद से इसी में क्या किया गया, जब इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया तो जो बाकी गवर्नर थे और बॉम्बे और मद्रास, तो यहाँ के जो गवर्नर थे इनकी जो पावर है उसको डिप्राइव कर दिया गया, मतलब कम कर दिया गया। तो डिप्राइव कर दिया गया, सॉरी, DPRIV, डिप्राइव। तो इसे डिप्राइव कर दिया गया गवर्नर जनरल जो कि अदर स्टेट के थे, बॉम्बे मद्रास इन सब के जो गवर्नर जनरल थे उनकी पावर्स को कम कर दिया गया। साथ ही साथ ये कहा गया कि इससे पहले के जो भी चार्टर एक्ट हैं, जो चार्टर एक्ट पहले आए थे लाइक कि 1773 में आए थे, 1833 तो ये चली रहा है, 1813 में आया था, या बीच में भी आए थे 1784 में, ये सारे 1784, ये सारे जो चार्टर एक्ट थे, ये कहा गया कि ये कोई चार्टर एक्ट ना हो के ये एक रेगुलेशंस थे। और ये जो एक्ट है वो ये एक्ट है, ना कि जो प्रीवियसली एक्ट थे उनको ये रेगुलेशन बना दिया गया और इसे एक्ट बना दिया गया कि पहले जो भी चीज़ें हैं वो अब रेगुलेशंस हैं। साथ ही साथ इसमें और क्या इफेक्ट हुआ, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का मतलब कि इसका जो रेगुलेशन है वो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो जैसा हम देखें ना, एक कंपनी थी बट वो कंपनी क्या हुआ, धीरे धीरे वो चेंज होती गई, चेंज होते होते अब वो ब्रिटिश जो एम्पायर है वो उस पर अपना
रूल स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। साथ ही साथ 1833 में जो हमारे सिविल सर्विसेज जो एग्जामिनेशन थे उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया। 1830 में क्या किया गया, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को इंट्रोड्यूस किया गया एज ए एंट्रेंस, बट इसमें इंडियंस को अलाउड नहीं किया गया। तो 1833 में जब ये आया तो इसमें इंडियंस को अलाउ ही नहीं किया गया। अब अगर हम बात करें तो ये 1833 वही टाइम है जब पहली बार फर्स्ट लॉ कमीशन आया और इसमें सेटअप किया गया। और इसमें कौन था, लॉर्ड बैबिंगटन मैकॉले इसके चेयरमैन बने। मिली, ये 5 मेंबर की बॉडी थी। तो ये पहला लॉ कमीशन भी उसी टाइम पे दिया गया और 1833 में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को स्टार्ट तो किया गया, बट उसमें इंडियंस को अलाउ नहीं किया गया। अब इस एक्ट के बाद से अगला जो एक्ट आएगा वो था चार्टर एक्ट 1853। तो 1853 का चार्टर एक्ट आया। अब इस एक्ट में भी जो इससे पहले जो एक्ट आया था 33 का, उसकी जो बहुत सारी गलतियां उसमें जो हुई थी उसको सुधारने के लिए इसमें अलग से लाया गया। अब इसमें क्या क्या चेंजेज हुए, तो सबसे पहले इसमें एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि 12 मेंबर की बॉडी थी, इसको लेकर के आया गया। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, सेपरेट कर दिया फंक्शंस को सेपरेट किया। कौन कौन से, अब लेजिस्लेटिव फंक्शंस को अलग कर दिया गया और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें चेंज हुई। और ये चीज़ें कहाँ पे चेंज हुई, इन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसके ऑफिस में या काउंसिल में इन चीज़ों को चेंज किया गया। साथ ही साथ इसमें 6 नए मेंबर ऐड किए गए, 6 न्यू मेंबर को ऐड किया गया। तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर आप इतने टाइम तक किसी भी कंट्री के ऊपर रूल कर रहे हो तो वहाँ पे भी लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, या मान लो आपको पब्लिक का ही सपोर्ट मिल रहा है तो वहाँ पे आपको दिखाने के लिए भी क्या होगा कि वहाँ के मेंबर्स को ऐड करना। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई और इसमें क्या हुआ कि 12 मेंबर की बॉडी थी जिसमें कुछ मेंबर्स को इंडिया के या ऐसे करके चीज़ों को ऐड करना शुरू किए ताकि लोगों को लगे कि नहीं वो हमारी केयर करते हैं। और इसी टाइम पे क्या हुआ कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में वो स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, और ये था कंपटीशन बेस्ड एग्जाम था जो कि स्टार्ट हो गया और इसमें इंडियंस को भी अलाउ किया गया, इंडियंस अलाउ। तो 1853 का एक्ट अगर हम देखें तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार इंडियंस को भी इसमें अलाउ कर दिया गया कि वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। अब 1853 के एक्ट के बाद से जो अगला एक्ट आना था वो 1873 में आना था, बट उसी से पहले बीच में क्या हो गया, हमारा बैटल ऑफ 1857। अब बैटल ऑफ जो 1867 था ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आया, क्योंकि गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं लगने लगा कि अगर इस अकॉर्डिंग कंपनी के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर चीज़ें चलती रहीं तो सब कुछ सही नहीं हो सकता है, पावर चली जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि 1857 के जस्ट बाद 1858 में चार्टर एक्ट बुलाया और इसमें क्या किया, चीज़ों को चेंज करना शुरू किया। अब जो पावर थी उसको कंपनी से लेकर के क्राउन के रूल में दिया गया। तो ये जो था हमारा पहला फेज था वो कंप्लीट होता है कि जो कि 1600 से लेकर के जो हमने 1857 तक का फेज था वो कवर किया। अब इसमें हम लोगों ने वो एक्ट कवर किए या उसी पॉइंट्स को कवर किया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आप देखो तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कवर कर सकते हो। अब अगर हम बात करें इसमें इतना पढ़ने के लिए अगर आप बुक्स देखने जाओ तो जो बेटर ऑप्शन है वो है कि लक्ष्मीकांत से आप पढ़ सकते हो। लक्ष्मीकांत में ये चीज़ें आपको काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। साथ ही साथ इन डिटेल आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट अगर हम सिर्फ काम का पढ़ेंगे तो हमें लक्ष्मीकांत से मिल सकता है, जैन पांडे में भी चीज़ें मिल जाएंगी। बट अगर आप एमपी जैन में जा रहे हो तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे कवर नहीं होंगी। एमपी जैन सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करें तो वहाँ पे मिल जाएगा। डीडी बसु भी आप पढ़ सकते हो। तो अलग अलग राइटर्स हैं, आप कोई भी उठा के पढ़ सकते हो।
अब यहाँ तक अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम देखें तो कोई फ्रेमवर्क नहीं है, बट ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आ रहे हैं या चार्टर्स आ रहे हैं, इसी को धीरे धीरे चेंज किया जाएगा। और वो जब 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा तो वहाँ से चीज़ें काफ़ी कुछ मिलेंगी। तो ये क्या है, एक तरीके से अगर हम देखें तो अभी तक जो 1857 में हमने क्या किया, बस चार्टर एक्ट पढ़ा, उसमें क्या हुआ कि पहले देखो कि कुछ नहीं था, ब्रिटिश ने क्या किया, अपने पास कुछ रूल्स लिए, कुछ रूल्स के बाद से उन्होंने क्या किया, दीवानी जुरिडिक्शन लिया, सिविल जुरिडिक्शन लिया, फिर साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, कोर्ट खोले, कोर्ट खोलने के बाद से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कर दिया कि इनके कंट्रोल में सब रहेंगे। फिर हर चार्टर एक्ट में वो कुछ चीज़ों को चेंज करते गए, साथ साथ उसमें लास्ट में क्या किया गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को ऐड किया गया। अब जैसे जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल आएंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि धीरे धीरे उसमें इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, इंडियन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, तो उस अकॉर्डिंग चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये क्या था, एक तरीके से फ्रेमवर्क था। अब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये जो टाइम था वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ था, बट उसकी जो कहते हैं ना कि भूमिका या गाइडलाइंस या बेसिक्स वो थे, वो तैयार होने शुरू हो गए थे। अब आता है जो हमें पढ़ना है, वो हमारा आता है सेकेंड पेज। अब सेकेंड पेज में हम जो पढ़ेंगे वो था द क्राउन रूल। क्राउन रूल स्टार्ट होता है 1858 से लेकर के 1947 तक। अब सबसे पहले क्या हुआ कि जब 1857 की क्रांति हुई, रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद से 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो यहाँ पे देखो नाम चेंज हो गया, अभी तक क्या था कि रेगुलेशंस आते थे, चार्टर एक्ट आते थे, बट यहाँ पे क्या हुआ कि जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक्ट निकाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से एक्ट आने लगे। अब इस एक्ट को ये भी कहा जाता है कि ये एन एक्ट, ये एक ऐसा एक्ट था जो कि गुड गवर्नेंस के लिए लाके आया गया था। तो ये एन एक्ट था फॉर गुड गवर्नेंस, इसका ऑफ इंडिया, तो इंडिया की गुड गवर्नेंस के लिए ये वाला एक्ट लेकर के आया गया था। अब इस एक्ट का इफेक्ट क्या क्या हुआ, अगर हम देखें तो इस एक्ट के बहुत मेजर इफेक्ट पड़े। सबसे बड़ा जो इफेक्ट था कि अभी तक जो भी पूरा रूल्स चल रहे थे वो कंपनी के अकॉर्डिंग चल रहे थे, कंपनी का शासन था, कंपनी अपने अकॉर्डिंग पूरी की पूरी चल रही थी। और ये भी कहा गया कि कंपनी में बहुत ज़्यादा करप्शन इन्वॉल्व हो चुका है। और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया कि जब 1857 की रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद से क्राउन ने क्या किया कि पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो पावर थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, इसको चला गया सारा का सारा पावर, ये चला गया ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश क्राउन। अब सीधा सीधा क्या था कि ब्रिटिश जो क्राउन है वो पूरा का पूरा रेगुलेट करेगा, और साथ ही साथ पावर में जब ट्रांसफर हुआ तो ये ऑल पावर, जितनी भी पावर थी वो सारी पावर्स को चेंज कर दिया गया, लेके चले गए। साथ ही साथ क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे इनका भी नाम बदल के अब वॉइस राय कर दिया गया। तो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, आई डोंट नो कि इसका नाम क्यों चेंज किया, इतना अच्छा नाम गवर्नमेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, तो उसको वॉइस राय ऑफ इंडिया कर दिया गया। और इसी में क्या हुआ कि जो डबल गवर्नमेंट थी, तो डबल जो गवर्नमेंट थी जिसको हम डायआर्ची कहते हैं, डायआर्ची, उसको इंड कर दिया गया। तो जो डायआर्ची का सिस्टम अभी तक स्टार्ट हुआ था चलना कि दो गवर्नमेंट रहेगी, एक तो ये रहेगी और दूसरी ये रहेगी, दोनों, अब इसको क्या हो गया कि इस वाले को ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट जो हमारी गवर्न अरे सिस्टम था उसको सिंगल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे ही रख दिया गया। साथ ही साथ एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक्टिवेट किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया, और साथ ही साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी जो था, सॉरी, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमारे पहले बने थे और जो डायरेक्टर के कोड थे उसको भी एबॉलिश कर दिया गया। तो जब भी अगर हम बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब इस्टेब्लिश किया गया था, जो हम जब पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ रहे थे, तो पिट्स इंडिया एक्ट में 1784, तो ये डेट्स आपको बार बार लिखते रहना है, उससे ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो 1784 में क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, वो आया था, और उसी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो आए थे उसको भी इन्होंने क्या किया, एबॉलिश कर दिया। तो ठीक है, ये एबॉलिश कर दिया मतलब इसको भी ख़त्म कर दिया गया। अब इसके बाद जब इसको एबॉलिश किया गया तो यहाँ पे इन्होंने एक नई बॉडी बनाई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया।
तो इंडिया स्टेट के लिए सेक्रेटरी बोर्ड, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया और उसकी काउंसिल में 15 मेंबर्स थे। तो 15 मेंबर की एक बॉडी बनाई गई। तो मेनली क्या था, अब यहाँ पे चीज़ें चेंज होने लगी। साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट था उसको चेंज करके वाइसराय में कर दिया गया। तो जो पहले वाइसराय बने वो थे लॉर्ड कैनिंग, जिसको हम अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं, और लॉर्ड कैनिंग को पहला, ये फर्स्ट वाइसराय बने। तो ये पहले वाइसराय बने। अब जो भी रूल्स थे वो क्राउन के अकॉर्डिंग चलने लगे। जो वाइसराय होता था वो सीधा सीधा गवर्नमेंट को सारी चीज़ें बताता था। अब इसके बाद से 1858 के बाद से फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब आता है 1861 का एक्ट। अब 1861 में, अब ऑब्वियसली सी बात है कि कुछ चीज़ें चेंज करनी थी, तो उसके अकॉर्डिंग हुआ। अब इसके पीछे लाने का रीज़न क्या था, अब इसको समझते हैं। तो 1857 में पहले ही हमारी रेवोल्यूशन स्टार्ट हो ही चुका था, तो बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा, ठीक है, ब्रिटिशर्स का, उनकी पॉलिसीज का। तो 1861 में चेंज किए गए और कहा गया कि ऐसा ठीक है, ये लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो क्या करो, कुछ लोगों को अपनी काउंसिल में ले लो। तो सबसे पहले यहीं पे पहली बार फर्स्ट टाइम क्या किया गया, इंडियंस को भी पार्ट बनाया गया काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट का। बट ये नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, बट इन्हें नॉन ऑफिशियल बनाया गया। तो अगर हम देखें ना, अभी तक तो क्या है कि धीरे धीरे चीज़ें चल रही, जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती गई वैसे वैसे इंडिया के लोगों का भी उसमें इंटरवीन होने लगा। अभी तक था कि कोई राइट्स नहीं थे, धीरे धीरे उन्हें गवर्नमेंट काउंसिल में भी जगह मिलने लगी। अब धीरे धीरे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं उन्हें फिर ऑफिशियल मेंबर में भी बनाया जाएगा। फिर इसके साथ साथ यहाँ पे क्या किया गया, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को स्टैब्लिश किया गया। और ये स्टैब्लिश कहाँ कहाँ हुई थी, तो बंगाल में हुई, बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न में, नॉर्थ वेस्ट रीजन, और साथ ही साथ तीसरा जो आया वो था पंजाब प्रोविंस। तो बंगाल प्रोविंस में नॉर्थ वेस्ट रीजन जो था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था वहाँ पे, और पंजाब प्रोविंस, ये 3 प्रोविंस में नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को वर्क करने के लिए खोला गया। अब ये वाला जो टाइम था, अगर इसको आप रिलेट करो तो यहाँ पे क्या था, 1861। तो यहाँ पे हमारा जो आईपीसी था वो बन के रेडी हो चुका था, और 1862 में इसको इन्फोर्समेंट करने की तैयारी थी। अब यहाँ से जो भी कंट्रोल थे वो चलते गए, रिफॉर्म होते गए। अब हमें जो अगला जो हमें मेन एक्ट पढ़ना है वो है 1909। अब ये 1909 का एक्ट और साथ ही साथ इसके अगला जो एक्ट आएगा 1919 का, ये दोनों एक्ट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो इसको तो आपको एकदम मार्क करके रखना है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। तो इसको कहा गया इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब इस एक्ट में क्या हुआ, अब इसी एक्ट को मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मॉर्ले थे, अब जैसे एक सेक्रेटरी, स्टेट ऑफ सेक्रेटरी बनाया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जब हमारी 1858 की, तो उसकी में क्या था कि जो मॉर्ले थे वो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी जनरल थे, और जो मिंटो थे वो क्या थे, वो हमारे वॉइसराय थे। तो वॉइसराय थे, ठीक है, ये सेक्रेटरी, ये वॉइसरॉय, इन लोगों ने मिल करके ही इसको किया था। अब इस जो 1919 एक्ट का, जो 1909 का एक्ट, 1909 का जो एक्ट है, इस एक्ट से बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया गया। मेनली क्या था कि इंडियंस को इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलनी। अब अगर हम बात करें मिंटो की, तो मिंटो को फादर ऑफ कम्यूनल इलेक्टोरेट, तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, पहली बार कहा कि देखो पंजाबियों के लिए अलग सीट्स होनी चाहिए, मान लो कि कोई गुजराती, उसके लिए अलग होनी चाहिए, ठीक है, मुस्लिम्स के लिए अलग होना चाहिए। तो इस चीज़ों की बात इन्होंने की थी। तो मार्लियामेंटो को फादर ऑफ कम्युनल
इलेक्टोरेट की बात की जाती है। साथ ही साथ इसमें अब चेंजेस क्या क्या हुए, तो इसमें क्या हुआ, इंक्रीज कर दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको क्या किया गया 16 से बढ़ा करके 60 सीट्स कर दी गई। यहाँ पे सीट्स को बढ़ा दिया गया ताकि इंडियन के लोगों को भी अलग से रिप्रेजेंटेशन मिले। अब ये सेंट्रल लेवल पे भी किया गया और प्रोविंशियल लेवल पे भी किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुआ कि जो वॉइसरॉय की काउंसिल थी उसमें भी इंडियंस को पहली बार एसोसिएट किया गया। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि वाइसरॉय की, तो वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वहाँ पे भी इंडियंस को एज अ वर्क करने के लिए एसोसिएट किया गया। पहली बार था ये ऐसा, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इंडियंस को भी एसोसिएट किया गया। अब इसमें जो इस काउंसिल में एक नाम आता है सत्येंद्र प्रसाद यादव, सॉरी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सॉरी। तो इन्होंने पहले ऐसे मेंबर थे इंडिया के जो इन्होंने ज्वाइन किया इस काउंसिल को। तो इस काउंसिल को ज्वाइन करने वाले ये पहले मेंबर थे सत्येंद्र कुमार सिन्हा। फिर इसी में क्या हुआ, सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। तो सबसे पहली बार मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात यहीं पे की गई थी। तो अगर हम बात करें 1909 का जो एक्ट है वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुस्लिम्स को अलग से रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे दिया गया। अभी तक SC ST या अदर प्रोविजन अदर लोगों के लिए नहीं आया था, तो 1909 में मुस्लिम्स को अलग सेपरेट जो इलेक्टोरेट था वो मिला, क्योंकि कुछ चीज़ों को फिक्स कर दिया गया इनके लिए। अब ये सारे जो 1909 के थे। अब इसके बाद से अगर हम लोग चलेंगे तो अगला जो हमें पढ़ना है वो है, इसके बाद से आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नाउ आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट में से एक है कि इसको भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट में मान के चलना है। इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब इस एक्ट को क्या कहा गया, मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड फॉर रिफॉर्म्स। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, सेम मॉन्टेग्यू कौन थे, तो सॉरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और ये वायसरॉय। तो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, ठीक है, इस रिफॉर्म से इसको जाना जाता है। और इसको जो मेनली जो 1919 का एक्ट है मेनली इसको किस लिए जाना जाता है, तो ये था सिस्टम ऑफ डायरची, मीन्स की ड्यूअल गवर्नमेंट। तो जो ड्यूअल गवर्नमेंट का जो प्रोविजन थे वहाँ पे हटा दिए गए थे उसको फिर से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। अब जो सिस्टम ऑफ डायरची इंट्रोड्यूस की गई जो पहले की इंड कर दी गई थी, अब इसमें क्या किया गया कि जो लेजिस्लेशन था, अब लेजिस्लेशन को दो लेवल पे, एक तो सेंट्रल था एक प्रोविंशियल था। तो सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही साथ ये कहा गया कि ये दोनों जो हैं सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे, वो दो जो हैं वो लॉ बना सकते हैं, दे मेक लॉ, मतलब कि उन्हें लॉ मेकिंग पावर भी दे दी गई। बट यहाँ पे जैसे हम 7 शेड्यूल पढ़ते हैं अभी, तो देखो 7 शेड्यूल की अगर आप स्टार्टिंग देखो ना, तो ये 7 शेड्यूल की स्टार्टिंग है कि देखो सेंट्रल को अलग पावर दी गई, प्रोविंशियल को अलग पावर दी गई। अब जब इन्हें पावर दे दी गई लॉ मेकिंग की, तो लॉ मेकिंग किस पे होगी, कुछ सब्जेक्ट पे होगा। तो वो सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला था रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व्ड सब्जेक्ट या रिजर्व कैटेगरी के सब्जेक्ट, और दूसरे थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब इन्हें रूल मेकिंग पावर मिली तो कुछ ऐसी कैटेगरीज थी वो रिजर्व कैटेगरी में आ गई, कुछ थी वो सो ट्रांसफ़र कर दिया गया कि ठीक है चलो जो स्टेट प्रोविंस हैं वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको बना सकते हैं। तो जैसे हम पढ़ रहे ना कि हमारी जो 7 शेड्यूल है उसमें कि ये सेंट्रल की है ये स्टेट की है और कुछ कॉन्करेंट हैं, तो उसी चीज़ को यहाँ पे उसी चीज़ का एक तरीके से इंट्रोडक्शन यहाँ पे हुआ। साथ ही साथ यहाँ पे
इंट्रोड्यूस कर दिया गया बाइकैमरिज्म, बाइकैमरिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शंस को। तो डायरेक्ट इलेक्शंस और बाइकैमरिज्म को यहाँ पे इफेक्ट में लाया गया। बाइकैमरिज्म का मतलब होता है कि दो पार्ट, दो बॉडी। जैसे उस टाइम पे क्या थे, जैसे हमारे पास आज क्या है, राज्यसभा, लोकसभा है ना, तो यही है बाइकैमरिज्म। तो यहाँ पे उस टाइम पे क्या हुआ, काउंसिल ऑफ स्टेट्स आए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और साथ ही साथ दूसरा आया लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट थे इसको अपर हाउस कहते थे, और ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी इसको क्या है, लोअर हाउस कहते थे। अब अगर इसमें क्या हुआ कि डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इलेक्शन भी हुआ। अब जो इलेक्शन थे वो अपर हाउस के भी और लोअर हाउस के भी, दोनों के इलेक्शन को डायरेक्ट इलेक्शन किया गया। अभी के टाइम पे क्या है कि हम अपने बजट्स को बचाने के लिए क्या करते हैं, लोकसभा का इलेक्शन करवाते हैं, राज्यसभा में हम इन प्रोपोर्शनल वे में चूज करते रहते हैं। तो बट उस टाइम पे क्या था कि काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों पे क्या था कि दोनों हाउसेस में वो डायरेक्ट इलेक्शन होता था। अब इसके साथ साथ और क्या चेंजेज हुए इसमें, तो इसमें क्या हुआ, 6 मेंबर की वॉइसरॉय काउंसिल बनी, वॉइसरॉय काउंसिल, 6 मेंबर की वॉइसरॉय मेंबर काउंसिल बनी, जिसमें जो 3 मेंबर रहेंगे, 3 मेंबर थे वो इंडियन थे, उसमें 3 मेंबर इंडियन रहेंगे। और साथ ही साथ इसमें क्या हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, अब सेपरेट इलेक्टोरेट। अब 1909 का जब हम एक्ट पढ़ रहे थे तो उसमें भी क्या था कि वहां पे मुस्लिम्स को दिया गया था, यहाँ पे किसे दिया गया, यहाँ पे सिख्स को दिया गया, और किसे दिया गया, इंडियन क्रिश्चियंस को दिया गया, इंडियन क्रिश्चियंस। साथ ही साथ एंग्लो इंडियंस को दिया गया, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियन को, 4 लोगों को। तो अभी का देखें तो 6 वाला ये भी क्या खत्म ही हो गया, ये भी खत्म हो गया, एंग्लो इंडियन भी खत्म। बट उस टाइम पे क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट इनके लिए भी बनाए गए, और इन्हें भी अलग से सीट, स्पेसिफिकली फिक्स सीट इन्हें भी दी गई कि इस सीट पे इलेक्शन आप ही रहोगे, उस पर आप ही लड़ोगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ थी जो बहुत इंपॉर्टेंट आती है, कि जो कि बहुत पूछता है, कि इसी टाइम पे प्रोवाइड किया गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जो पीएससी थी उसको इस्टेब्लिश करने की भी बात की गई। और 1926 में हमारा जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आज हम यूपीएससी इस समय कहते हैं, वो इस्टेब्लिश किया गया 1926 में। क्योंकि इसमें क्या था कि 10 साल के बाद से रिपोर्ट के सिस्टम पे आया, क्योंकि मैकॉले ने जो रिपोर्ट सिस्टम बनाया था, मतलब कि सिस्टम बनाया था, उसके अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट आएगी उस अकॉर्डिंग इसको इस्टेब्लिश करना था। तो 1926 में, ठीक है, 1926 में हमारा सीपीएससी आया, जिसको आज हम यूपीएससी कहते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये हमारा कब हुआ था, तो 1919 में हमारा पीएससी इस्टेब्लिश करने के लिए आ गया था। फिर अब आते हैं 1926 के बाद से 1927, 1927। अब 1927 सीधा सीधा याद आता है साइमन कमीशन। जब साइमन कमीशन आया, तो साइमन कमीशन में क्या था कि एक कमीशन बनाया गया, उसका पर्पस क्या था कि इंडियंस को बहुत सारी चीज़ों पे एक तरीके से बेनिफिट देने के लिए या अपने पार्ट में लेने के लिए यहाँ पे एक कमीशन बनाया गया। बट इस कमीशन का जो सबसे बड़ा डिफेक्ट था, कि ये जो डिफेक्ट अगर हम बात करें इस कमीशन का, क्या था कि ये एक 7 मेंबर बॉडी थी, 7 मेंबर का ये बॉडी थी, कमीशन था, बट इसमें कोई भी इंडियन नहीं थे। तो यहाँ पे नो इंडियंस, नो इंडियंस आर एडेड। तो सीधा सीधा कहा गया कि आप एक टाइम पे तो आप कह रहे हो कि आप हमें रिप्रेजेंटेशन दे दो, बट अपनी कोई भी कमीशन बना रहे हो वहाँ पे हमें इंडिया में नहीं दे दो। तो इस कमीशन का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, बहुत ज़्यादा चीज़ें, सारी चीज़ें हुई। अगर आप इसको रिलेट कर पाओ वही लाला लाजपत राय से, तो आप इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो। तो साइमन कमीशन वहाँ से आया। अब साइमन कमीशन में क्या था, इसको हेड कौन किया, तो सर जॉन साइमन, इन्होंने इसको हेड किया, और ये इसके चेयरमैन थे। और इसके अलावा इसमें 6 मेंबर और थे। ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन था, जिसमें सारे के सारे ऑल मेंबर्स आर ब्रिटिश।
ऑल, ये सारे मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। अब जितनी भी पार्टीज थी, ऑल पार्टीज मतलब इंडिया में जितनी भी पार्टीज थी, उन्होंने क्या किया, इसको बॉयकॉट किया। तो जितनी भी पार्टी थी उसने क्या किया, साइमन कमीशन का बाइकॉट किया। 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट के बाद से क्या हुआ कि जैसे जो भी मान लो इंडिया है और ये ब्रिटिश है, इसके बीच में जो भी डिस्प्यूट है, इसको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात की गई कि 3 हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। तो वो तीनों लगातार 3 साल में कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में हुई। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे कहा गया कि चीज़ों को सेटल किया जाए। फिर इसके बाद से क्या हुआ, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं सही से हो पाया या उसका कोई इफेक्ट नहीं आया, तो 1932 में इन्होंने कम्युनल अवार्ड दिया, कम्युनल अवार्ड को डिक्लेयर किया। कम्युनल अवार्ड क्या था, तो उस समय रामसे मैकडोनल्ड जो थे वो ब्रिटिश के पीएम थे। इन्होंने क्या किया कि माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेशन के लिए उसको कम्युनल अवार्ड दिया। तो अभी तक अगर हम देखें तो हमें 1909 में मुस्लिम्स मिल चुके हैं, 1919 में सिख मिले हैं, इंडियन क्रिश्चियन मिले हैं, एंग्लो इंडियन मिले हैं और यूरोपियन मिले हैं। अब 1932 में इन्होंने बात की एससी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी के लिए, एससी के में लिए मेनली एससी जो शेड्यूल कास्ट जो कैटेगरीज थी उसके लिए कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया। कम्युनल अवार्ड मतलब कि इनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो इस किसके समय हुआ था, तो रामसे मैकडोनाल्ड, इनके टाइम पे ये क्या थे, पीएम थे, ब्रिटिश पीएम थे, ब्रिटिश पीएम थे। ठीक है, तो ब्रिटिश पीएम थे, इनके टाइम पे अनाउंस किया गया। और माइनॉरिटीज के लिए, तो माइनॉरिटीज के लिए किया गया। बट इस टाइम पे क्या था कि गांधी जी ने इसको देखते हुए पूना में अनशन किया था, मतलब फास्ट पे थे। तो उस अकॉर्डिंग वहीं पे क्या हुआ, पूना एग्री पैक्ट साइन हुआ, पूना पैक्ट साइन हुआ जेल में ही। तो इसको पूना एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं कि यहाँ पे पूना एग्रीमेंट हुआ जो कम्युनल अवार्ड दिया गया। तो ये था 1932 का एक्ट। अब इसके बाद से वन ऑफ द मेन एक्ट आता है जो कि अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उस कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी कुछ रिलेट करता है। तो इसके बाद से जो हमें मिला वो आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इस एक्ट की रिलेवेंस इसलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो यहाँ से बहुत सारे प्रोविजंस लिए गए हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन का रिजल्ट है, अगर हम अभी तक रिलेट कर पाए हो तो कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे चीज़ें चेंज होती गई। तो अब आया 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और ये जो एक्ट था वो एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था। अभी तक तो क्या था कि छोटे छोटे बन रहते, बट ये एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था जिसमें 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे। तो ये एक ऐसा था कि जिसमें 321 सेक्शंस थे, पहली बार ऐसा कोई एक्ट आया। इसके साथ ही साथ इसने क्या किया, डिवाइड कर दिया पावर को। इसमें क्या हुआ, डिवीजन ऑफ पावर की बात की गई। पावर किस में डिवाइड किया जाएगा, तो 3 लिस्ट बनी। अब जैसे हम कहते हैं ना कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो सेम वैसे ही यहाँ पे बनी फेडरल लिस्ट, फेडरल, फिर बनी प्रोविंशियल, प्रोविंशियल, और इसके बाद से आती है कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट, अब यही फेडरल आगे चल के यूनियन लिस्ट हो गया, ये स्टेट लिस्ट हो गया, और ये तो कॉन्करेंट सेम है। अब इसके अलावा जो भी रेसिड्यूरी पावर थी वो किसे दी गई, वो दे दी गई वॉइसराय को। अब आज के टाइम पे अगर हम देखें तो इसके अलावा जो भी रेसिड्यूरी पावर होती हैं वो किसके पास आती हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास चली जाती हैं। उस टाइम पे ये किसे चली गई, ब्रिटिश इंडिया के बाद, सॉरी वॉइसराय के पास। इसके बाद से क्या हुआ, इन्होंने कि एबॉलिश कर दिया इस एक्ट में डायarchy को। तो डायarchy को जो प्रोविंस में थी उसको एबॉलिश कर दिया। अब डायarchy का मतलब जैसे ये इंडिया है, इंडिया में क्या है कि स्टेट्स हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टेट, सॉरी मतलब जैसे ये इंडिया है ये स्टेट्स हैं कुछ। तो पहले क्या था, बीच में 1909 में क्या हुआ था, 1909 में, कि इस स्टेट में क्या हुआ कि 2 गवर्नमेंट का सिस्टम चलने लगा था, और इस लेवल पे भी बाइकैमरलिज्म था, यहाँ भी 2 चल रहा था। बट इसमें क्या हुआ, इसको ख़त्म कर दिया गया यहाँ पे कि नहीं, स्टेट में कोई डबल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं रहेगा, एक स्टेट का गवर्नमेंट रहेगा, बाकी सेंट्रल में 2 रहेंगे। तो डायarchy जो सिस्टम था उसको एबॉलिश कर दिया गया और प्रोविंशियल को ऑटोनॉमी दे दी गई। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई।
प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पे दे दी गई। इसके साथ साथ इसमें बहुत और चेंज क्या किए गए कि जो कोर्ट थी, कोर्ट हैड, इसको जुरिडिक्शन जो थे उसको चेंज किया गया। अब यहाँ पे कोर्ट के पास क्या था? जुरिडिक्शन ओरिजिनल, ओरिजिनल था जुरिडिक्शन, अपीलेट था और एडवाइजरी था। तो आज हम जो कहते हैं ना कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिडिक्शन को 123 में प्रेसिडेंट को देता है, वो एडवाइजरी जुरिडिक्शन की जो बेस था वो यही था। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट थी वो एडवाइजरी जुरिडिक्शन को परफॉर्म करती है। 1935 में ही हमारा आरबीआई को डाला गया, इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई पे बात की गई। साथ ही साथ फेडरल कोर्ट के 1937 में एक फेडरल कोर्ट को सेटअप करने की बात की गई। फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट। और बाइक कैमरेज को इंट्रोड्यूस किया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया बॉम्बे में, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस। तो यूनाइटेड मतलब ये जो हमारा यूपी वाला एरिया है वो यूनाइटेड प्रोविंस। तो इतने जगहों पे बाई कैमरेज की बात की गई। बाकी जगहों से क्या हुआ? हटा दिया गया। अदर जगहों से क्या हुआ था कि जो ड्यूअल गवर्नमेंट थी स्टेट की, जो ड्यूअल की स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको हटा दिया गया। बट इन स्टेट में जो ये जो 7 स्टेट्स हैं, सॉरी 6 स्टेट्स हैं, यहाँ पे 6 स्टेट जो प्रोविंस है वहाँ पे बाई कैमरेज लेकिन स्टार्ट कर दिया गया। अब 1935 तक ऐसे चेंज होते गए, ठीक है। 19 अब इसके बाद से क्या हुआ कि अब इंडियन में जो हमारे आज़ादी की लड़ाई थी वो बहुत तेज स्ट्रांग हो गई, इस टाइम पे बहुत पीक पे चली गई। तो इसके बाद से ये हुआ कि ब्रिटिश को लग गया कि अब हम इनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा है पावर को हम देंगे, बट उस टाइम तक डिवीजन का नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि क्रिप्स मिशन को स्टार्ट किया। तो अब इसके बाद से क्या आता है? अब आता है क्रिप्स मिशन। अब ऑब्वियसली ये सारे प्लान्स थे जो धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो जाते हैं। तो 35 के बाद से जो हमारे इंपॉर्टेंट आता है वो क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन कौन लेके आया था? एफोर्ड क्रिप्स। इन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया था, अपने क्रिप्स मिशन को। और इसमें सबसे पहली बार राइट डोमिनियन ऑफ इंडिया की बात की गई कि राइट ऑफ डोमिनियन फॉर इंडिया। तो इंडिया को डोमिनियन स्टेट देने के लिए बात की गई थी। प्रॉमिस किया गया था इसमें कि इंडियंस को लिबर्टी दी जाएगी ताकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को खुद बनाए। इसी में क्या कहा गया इनको कि हम प्रॉमिस करते हैं और आपको लिबर्टी देंगे कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद सेट करो। बट इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्रिप्स मिशन पूरी तरीके से हो गया फेल। अब जब क्रिप्स मिशन फेल हुआ तो आया कैबिनेट मिशन प्लान। अब 1946 टाइम पे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था गवर्नमेंट के, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर था। तो 1946 में इंट्रोड्यूस किया गया कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट, अब अगर आप इसको हिस्ट्री पढ़े रहे होगे या मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़े होगे तो उससे आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो कि 1946 में या 1945 में जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है, उस टाइम पे कंडीशंस क्या थी इंडिया में। अगर देखें तो गांधी जी ने इंडियंस को चर्चिल के टाइम पे मना भी लिया था कि हम आपकी हेल्प तभी करेंगे जब आप हमें एक तरीके से हमें आज़ादी देंगे। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे चल रही थी। तो उसी टाइम पे आया कैबिनेट मिशन प्लान, ये आया 1946 में। अब इस कैबिनेट मिशन प्लान में 3 लोग थे, 3 मेंबर की ये बॉडी थी। तो 3 मेंबर की बॉडी थी। और ये बॉडी पूछता भी है कि कौन कौन सी बॉडी में कौन कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछते हैं क्वेश्चन, सीधे सीधे राइज होते हैं। तो इस 3 मेंबर की बॉडी में एक तो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो कि क्रिप्स मिशन में थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। साथ ही साथ इसमें क्या हुआ, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। तो इसको हम लोग KAL से भी याद कर देते हैं, ठीक है। इक्लिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, ये 3 लोग थे।
अब इस एक्ट को, इस कैबिनेट मिशन को लाने का सीधा जो मेन पर्पज था वो था ट्रांसफर ऑफ पावर ब्रिटिश इंडिया से इंडिया करना। तो ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए इसको लाया गया था कि जब ब्रिटिश इंडिया जाएगी तो वो पावर को क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी इंडिया को। तो ट्रांसफर करने के लिए आया, इंडिया को पावर को बनाने के लिए। और इसी में क्या हुआ, इसी टाइम पे इसको जब लाया गया तो इसका एक ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव क्या था कि यहाँ पे इंडिया में एक ड्राफ्टिंग कमेटी को इस्टेब्लिश किया जाए, और उस ड्राफ्टिंग कमेटी का जो काम रहेगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाए। तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी को सेट किया जाए। तो इस जो कैबिनेट मिशन प्लान आया वो उसका जो मेन रोल था वो यही था कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी को इस्टेब्लिश करे ताकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बने। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी में ये कहा गया कि जैसे कि हमारे किस मिशन के टाइम पे कहा गया कि इंडिया को लिबर्टी दी जाएगी कि आप अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है आप उसको अपने अकॉर्डिंग बनाओ। तो यहाँ से क्या हुआ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने का जो मेन वर्क है वो स्टार्ट हो गया। बट अगर हम देखें इसका बैकग्राउंड तो वो 1935 का जो एक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिली, और इवन अभी भी जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे और 1935 के एक्ट को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। बट अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसकी फ्रेमिंग ही एक अलग टॉपिक है कि अब फ्रेमिंग कैसे हुई, कैसे बना, ठीक है, कितने मेंबर्स की बॉडी थी, कितने लोग थे, क्या कर रहे थे, कितनी कंट्रीज को देखा गया, कितनी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया। मेनली हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया नहीं है। अगर हम बात करें कि क्या हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो नहीं, इसको हमने क्या किया, बहुत सारी कंट्रीज से बोरो किया है, अडॉप्ट किया है। किसी कंट्री में कुछ अच्छा लगा वहाँ से वो ले लिया, किसी में कुछ अच्छा लगा वहाँ से ले लिया। तो ये मेन जो था ये प्रोसेस था, यहाँ से हमारा जो था वो ड्राफ्टिंग कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया। और इसके बाद से आता है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो 1947 का हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, और ये आया 20 फेब 1947 को। उस टाइम पे ब्रिटिश के पीएम कौन थे, तो इस समय थे क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली जो थे वो इस समय पीएम थे। और इसी टाइम पे क्या हुआ कि डिवीजन ऑफ पाकिस्तान को लेकर के बहुत सारी मांगे उठने लगी मुस्लिम लीग के थ्रू। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, इंडिया और पाकिस्तान दो को डोमिनियन स्टेट, इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेट डिक्लेयर किया। डोमिनियन स्टेट डिक्लेयर किया। और ये जो एक्सेप्टेंस था, इन्होंने जो भी इनके बीच में डिवीजन किया उसको एक्सेप्ट किया गया मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग ने भी इसको एक्सेप्ट किया और कांग्रेस ने भी इसको एक्सेप्ट किया। तो जो भी डिवीजन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो उससे पहले क्या था कि ब्रिटिश रूल अभी तक चल रहा था, बट इसमें बहुत सारी कंडीशन बनाई गई कि हमारा जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो तब तक रहेंगे जब तक कि दोनों कंट्रीज अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करके उसको एक्टिवेट ना कर लें। अब यहाँ से क्या होता है कि जो ब्रिटिश रूल है 15 अगस्त वाला टाइम है, यहाँ से क्या होता है, ब्रिटिश जो रूल है, ब्रिटिश रूल वो एंड हो जाता है इंडिया में। और 1946 में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा कि इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी थी, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कर दी गई थी। अब इस इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म करते टाइम ही क्या किया गया था कि हमारी जो आ, हमारा जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो भी स्टार्ट हो गई थी वर्क करना कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना है। साथ ही साथ इंटरिम गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई थी। अब इस इंटरिम गवर्नमेंट जो इंटरिम सॉरी इस इंटरिम गवर्नमेंट में जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हुए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हुए। और साथ ही साथ कॉमनवेल्थ को भी ये देखते थे। जोगिंदर नाथ मंडल, जोगिंदर नाथ मंडल वो हमारे लॉ मिनिस्टर थे इस टाइम पे। और 1946 में ही जब हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी बन रही थी उसी टाइम पे क्या हुआ था, 1946 में ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अब नाम से ही पता चल रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट के लिए बनाया जाए। तो मेनली
रेजोल्यूशन को पास किया गया था, पास किस लिए किया गया था, ताकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो फंडामेंटल और फिलॉसफी है उसको बनाया जा सके। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए ही हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो पास किया गया था। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको पास किया था, प्रपोज किया था। और इसके बाद से इस रेजोल्यूशन को उनको अनायासनी 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया था। मतलब हर सब कोई इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लेता है 22 जनवरी 1947 को। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था मेनली क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। अब अगर हम यहाँ से रिलेट करें तो हमें जो ईयर मिलता है वो 1946, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ वो 1946 से स्टार्ट हो गया। अब 46 से हुआ तो अब इसकी स्टोरी अलग से बनेगी कि मेकिंग कैसे हुई कॉन्स्टिट्यूशन की, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। तो मेनली क्या था, अभी तक जो अगर हम लोगों ने देखा तो हमें दो पीरियड मिले। एक तो हमें मिला 1600 से 1858 तक का, और 1858 से जो पीरियड हमें मिल रहा है 1946 तक का। मेनली क्या है 1947 ही है ये, क्योंकि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अब बनना था, मेनली ब्रिटिश रूल खत्म हो गया। इस पीरियड में जो भी चेंजेस थे वो ये थे। अब 1946 से जब हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो गया, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, तो उसका काम ये था कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाए, और बहुत सारी कुछ और कमेटीज बनी जो कि इस चीज़ को देखेंगी। बाकी इंटरनली क्या था बैकड्रॉप से कि ब्रिटिश इंडिया तब तक के लिए इफेक्ट में थी, तब तक माउंटबेटन को लगा के रखा गया था जब तक कि दोनों कंट्री अपना कॉन्स्टिट्यूशन ना बना ले। तो ये हमारा क्या था, एक एडवेंट था। अब इसके बाद से जो हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कशन करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, पहली मीटिंग उसकी कब हुई, सारी चीज़ें जो हम 47 तक तो हमने बस इसको कवर किया। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन में आ गए कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनना शुरू हुआ। 1935 के इफेक्ट के बाद से जो सारे अब मेंबर्स आएंगे या बहुत जगहों पे इलेक्शंस होंगे, वहाँ से लोगों को इलेक्ट किया जाएगा, उनको भेजा जाएगा, अब वो सारे लोग मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे। अब 1946 से लेकर के जो 1950 तक का टाइम है हमें वो डिस्कस करना है कि उसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो कैसे फॉर्म हुआ। और इस फॉर्मेशन के बाद से हम सीधा सीधा प्लेन जो हमारा पॉलिटी का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग का वो हम एंड करेंगे। अब अगर हम देखें तो हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें, तो सबसे पहले हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोगों ने चेक कर लिया इसका कि क्या था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाए। फिर इसके बाद से हम बात करेंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके सालिएंट फीचर्स क्या क्या थे, इसको क्रिटिसिज्म कितना झेलना पड़ा, इस सारी चीज़ों की डिस्कस करेंगे। इसके बाद से अब हम चलेंगे प्लेन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रियम्बल। और प्रियम्बल जैसे ही खत्म होगा तो सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, बहुत कम क्वेश्चन सब एग्जाम्स में पूछते हैं, तो हम उसको उसी बस अकॉर्डिंग कवर करेंगे। अब बट इसके बाद जो हमें कवर करना है वो है हमारा फंडामेंटल राइट, जो कि काफ़ी टाइम लेने वाला है। क्योंकि अगर हम देखें एज अ यूपीएससी के अकॉर्डिंग, या फिर अगर हम देखें तो स्टेट टीचर्स कमीशंस के अकॉर्डिंग देखें, या एसएससी के अकॉर्डिंग देखें, अदर एग्जाम्स के अकॉर्डिंग देखें, तो वहाँ पे बहुत लिमिटेड चीज़ें पूछते हैं। बट अगर हम लॉ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग देखें या हम जुडिशरी के अकॉर्डिंग इस पैटर्न को देखें तो फंडामेंटल राइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतने केसेस कि वो भरे पड़े हुए हैं, तो हमें इस पार्ट को कवर करना है जिसमें हमें टाइम लगेगा। बट इसको कवर करने के बाद से चीज़ें फिर सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। तो हमारा एक टाइम पे क्या करेंगे कि हम फंडामेंटल राइट्स को पहले कवर करेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बाद फिर हमें डीपीएसपी, स्टेट, यूनियन, ये सारी चीज़ें वो हम कवर करते चलेंगे। तो अभी हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, और इसके बाद से साइलेंट फीचर्स क्या क्या थे। कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसे अडॉप्ट कहाँ से किया गया, कितने देशों को कैरी मतलब पहले देखा गया, कहाँ से हम लोगों ने कौन से प्रोविजन से पिकअप किए, तो वो सारी चीज़ों को हम यहाँ से देखेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, इंस्टा पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो।